गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पहले चैप्टर में हमने बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक प्रोसेसेस किए थे कि कैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को अप्लाई करते हैं टू प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, बायोफार्मास्यूटिकल्स भी हो सकते हैं, कोई और प्रोटीन भी हो सकती हैं। तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने प्रोसेस किया था कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि उन प्रोसेसेस को अप्लाई कर करके आपने कौन कौन सी चीज़ें बना ली हैं, कहाँ कहाँ हमने बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग को अप्लाई किया है फॉर दी बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन ही हमें क्या कहती है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाए। तो बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर कर आपने क्या है, माइक्रोब्स में जीन को एक्सप्रेस कराया है, फंजाई कोई भी होस्ट हो सकता है या कोई भी डिज़ायर जीन हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन की जा सकती है। वो कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम वो जो प्रोसेसेस हमने किया है कि कैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस यूज़ कर कर अलग अलग तरीके की प्रोटीन्स बनाते हैं, तो वो प्रोटीन्स कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हम दिखाएंगे बायोटेक्नोलॉजी की। थेरेप्टिक मतलब डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, डायग्नोस्टिक मतलब डिजीज़ को पहचान करने के लिए जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं वो क्या होगा, डायग्नोस्टिक। तो आजकल हमारे डायग्नोस्टिक टेक्निक्स भी क्या हैं, फास्ट हो गई हैं। जैसे हम क्या कहते हैं कि आप 1 घंटा पहले भी इन्फेक्ट हुए तब भी आपके अंदर क्या है, ऑर्गेनिज्म आसानी से पता लगाया जाए। तो ऐसी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमें बायोटेक्नोलॉजी ने दी हैं, जो हमें डायग्नोज करने में हेल्प करती हैं। दूसरा, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना लिए हैं जो हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाने में यूज़ किए जाते हैं। फूड प्रोडक्शन में हम यूज़ कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन। बायो रेमेडिएशन मतलब हम जितने भी टॉक्सिक हमारी सॉइल हो गई है उसको भी कंट्रोल करने के लिए हम क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं। वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ये डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पर आपने बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को या हम कहीं प्रोसेसेस को अप्लाई किया है टू ऑब्टेनिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो भले ही हमने यहाँ पर डिफरेंट एप्लीकेशंस हमारे पास दिखाई दे रही हैं कि बायोटेक्नोलॉजी को आप प्रोडक्शन में या डायग्नोसिस में या अपनी बेटरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 3 ऐसे एरियाज़ हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी के जो बहुत ज़्यादा रिसर्च नीड कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास बहुत कुछ जानने के लिए और बहुत कुछ करने के लिए रह गया है। तो 3 ये मेजर एरियाज हैं जहां पर आपको अभी भी काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहला है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ये माइक्रोब और ए प्योर एंजाइम। मतलब सबसे पहला चैलेंज या हम कहें एरिया जो रह गया है कि हमें बेटर ऑर्गेनिज्म, बेटर होस्ट बना लेना है जहां पर आप अपना डिज़ायर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, बेस्ट कैटलिस्ट के नाम से बता रखा है कि उसको हम बेटर से बेटर इम्प्रूव्ड फॉर्म में किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी होस्ट में उसको तैयार कर सकें। तो सबसे बड़ा पहला चैलेंज यही है कि हमें अपने डिज़ायर जीन की एक्सप्रेशन स्पेसिफिक होस्ट में सही तरीके से करानी है और वो जो हमारा डिज़ायर प्रोटीन या प्रोडक्ट मिलेगा वो अपनी वर्किंग कंडीशन में बिल्कुल सही होना चाहिए, बेस्ट कैटलिस्ट होना चाहिए वो। ठीक है। दूसरी चीज है क्रिएटिंग एन ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू द इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट। अब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करते हुए हमें ऐसी कंडीशंस भी ध्यान रखनी है कि हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसका एक्शन जो है वो सही रूप से काम कर सके। तो वो कंडीशन भी हमें ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी कि किन किन बातों का हम ध्यान करें कि प्रोडक्शन के टाइम हम कैसा टेम्परेचर मेंटेन करें, कैसा पीएच प्रोवाइड करें। तो बायोरिएक्टर जो कल्चरिंग कंडीशंस हैं, बायोरिएक्टर जो हमने पढ़ा था, उन कंडीशन का भी आपने ध्यान रखना है फॉर द बेटर प्रोडक्शन ऑफ अवर प्रोडक्ट। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, कि अगर आपका बेस्ट प्रोडक्ट
सिंथेसाइज हो गया है होस्ट में, दूसरा आपका कंडीशंस बिल्कुल सही आपने बना ली हैं, तीसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट रहेगी आपको कि आपको अपना प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर फॉर्म में, मतलब विदाउट एनी इम्प्योरिटीज ऑब्टेन करना है ताकि आप उसको लार्ज स्केल पर यूज कर सको। तो तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टू प्यूरिफाई आवर डिजायर प्रोटीन। तो ये 3 एरियाज हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो हमें रिसर्च बहुत ज़्यादा नीड करते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हमने बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ यूज़ कर लिया है, कहाँ कहाँ हम एप्लीकेशंस अप्लाई कर चुके हैं। तो कुछ आपको बेसिक एप्लीकेशंस बताई गई हैं कि एग्रीकल्चर में हमने इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया है, मेडिसिन में हमने कहाँ पर यूज़ किया है। तो इस चैप्टर में हम एप्लीकेशंस देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की कहाँ यूज़। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की इन द एग्रीकल्चर। आपकी खेती बाड़ी में क्या एग्रीकल्चर है, तो खेती बाड़ी की फूड प्रोडक्शन, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्या है, फूड की प्रोडक्शन को बढ़ा देना। तो फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 3 बेसिक टेक्निक्स आपके पास अवेलेबल हैं। सबसे पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड। एग्रोकेमिकल बेस्ड में मतलब आप फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, मैन्योर्स, इन सब का यूज करके आप जब अपनी फूड प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, दैट वाज कॉल्ड द एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। लेकिन उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं बच्चे? ड्रॉबैक सबसे बड़ा यही है कि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स क्या होगा, उससे क्या है, हमारा एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है ना। तो केमिकल यूज से क्या है, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती जा रही है क्योंकि माइक्रोब्स नहीं सरवाइव कर सकते। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, इट इज नॉट सेफ फॉर द एनवायरनमेंट। दूसरी जो एग्रो बेस्ड हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, हम डिफरेंट जो हमारे एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं एग्रो जो केमिकल्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे हमारे जो जितनी भी सामान यूज़ किया जाता है, जैसे हम थ्रेसर की बात करें या जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स हैं यूज़ करते हैं खेती बाड़ी में, दे आर हाईली एक्सपेंसिव, दैट वाज नॉट अफोर्डेबल बाय ऑल पीपल। तो इसलिए जो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया कि हमारी पूरी बढ़ती हुई पॉपुलेशन से को आप फूड प्रोवाइड कर सके। तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आया बच्चे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का। ऑर्गेनिक कल्चर का मतलब है जहाँ पर आप बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हो, मैन्योर का, बायो पेस्टिसाइड्स का, इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो ये हाईली एनवायरनमेंट सेफ है। हमने जो माइक्रोब्स का रोल हमने बायो फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया था, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, लेकिन वही चैलेंज है ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ कि प्रोडक्शन हम उतनी नहीं बढ़ा पाते जितना हमें चाहिए क्योंकि लगातार पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है प्रोडक्शन वाली, या हम डिजीज कंट्रोल की बात करें, वो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से दूर कर सकते हैं। तो तीसरा एरिया है हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने का, दैट वाज द जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वही दे रखा है कि जो आपके एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जानने की ज़रूरत है, यहाँ पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप की बात लिखी हुई है कि जब आप किसी भी प्लांट के जेनेटिक्स को अल्टर कर दोगे, बदल दोगे, तो दैट वाज कॉल्ड द इंजीनियर्ड। इंजीनियर्स क्या करते हैं, चीज़ों को बदल बदल कर नई नई टेक्निक्स हमें बता देते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या है, प्लांट का, जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लांट कि जब आप प्लांट के जेनेटिक्स को चेंज कर दो अकॉर्डिंग टू अवर नीड, कि चाहे हमने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या उसको इंसेक्ट से बचाने के लिए ताकि हमारी खेती खराब ना हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक्स चेंज हो गया है उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लिखा हुआ द प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स
whose genes have been altered and manipulated are called the genetically modified organism। और अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हम बहुत पैरामीटर्स अपनी एग्रीकल्चर में इम्प्रूव कर पाए हैं। तो यहाँ पर क्या है, एडवांटेजेस हम बता सकते हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हमें क्या क्या एडवांटेजेस हुई हैं, या हम बोलें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर अपनाने से हमें किन किन बातों का फ़ायदा हुआ है। सबसे पहला जो है, हमने ऐसी क्रॉप्स बना ली हैं जो क्या हैं, एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस मतलब जो हमारे एबायोटिक फैक्टर्स हो गए हैं, जैसे ठंड है, सूखा है, बहुत ज़्यादा नमक है किसी सॉइल में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इन सारी कंडीशंस को सहन करने वाली वैरायटीज़ हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्निक से या हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना चुके हैं। टॉलरेंट मतलब सहन कर, तो हमने ऐसी क्रॉप बना ली है जो इन सारी कंडीशंस को सहन कर सकती है। दूसरा, हमने ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमारी जो डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर, वो हमने रिमूव कर दिया। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे इसका, सेकंड पॉइंट का। नेक्स्ट है कि हमने जितना भी हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते थे, कि जो अब कटाई के टाइम कटाई करते हैं, फिर आप अपनी जो ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, उस वक्त जो जितना भी हमारा लॉस हो रहा था उसको भी आप जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से रोक सकते हैं। ठीक है। चौथी जो चीज हमने की है, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय द प्लांट्स। मतलब यहाँ पर जितनी भी फर्टिलिटी है सॉइल की, जितने भी मिनरल्स हैं, वो हमें प्लांट्स को इजीली अवेलेबल हो गए हैं। हमने इस तरह की जीन्स उनके अंदर अल्टर कर दी हैं कि जो हमारे सॉइल की नाइट्रोजन, जैसे मैं कहूँ मेटाबॉलिज्म जो है, या हम कहें नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, वो फास्ट हो गया है प्लांट्स में, ताकि नाइट्रोजन इजीली प्लांट को मिल सके। तो एफिशिएंसी जो है मिनरल यूज करने की, वो भी प्लांट्स की क्या है, बढ़ गई है। पांचवी चीज, एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड। हमने जो भी क्रॉप हम उगा रहे हैं उसकी क्वालिटी को, क्वांटिटी तो हम बढ़ाना चाह ही रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमने क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर दिया है। जैसे मैं कहूँ कि मेरा जो राइस है उसमें रिच सोर्स कर दिया है मैंने विटामिन ए से। ऐसे राइस को हम गोल्डन राइस भी बोलते हैं, विटामिन ए रिच। उसका जो कलर है बिल्कुल वाइटिश नहीं होता, इट इज समवट ब्राउनिश। तो ऐसा जो राइस हम उगा रहे हैं वो क्या है, रिच इन विटामिन। तो हमने ऐसी जीन्स उसके अंदर डाल दी हैं जो क्या सिंथेसाइज कर रही हैं, उसके अंदर विटामिन ए सिंथेसाइज कर रही हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने ये 5 पैरामीटर्स में अपनी खेती बाड़ी में इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं। ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, या हम कहें बायोटेक्नोलॉजी की इन एग्रीकल्चर। ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, जो एडवांस में हमारे फ्यूचर में आने वाली है, बहुत सारी हमारी जो डिजीज कंट्रोल करने के लिए जो है एंटीबायोटिक्स हैं, हम एंटीबायोटिक्स डायरेक्ट अपने प्लांट प्रोडक्ट्स में इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब फ्यूचर में आने वाले ऐसे फ्रूट्स आपको मिलेंगे, जैसे हम बनाना की बात करें या हम एप्पल की बात करें, ये उनके अंदर डिफरेंट थेरेप्टिक वो भी होंगे, क्वालिटीज़ होंगी जो हमें अलग अलग डिजीज से बचाएंगी। तो ये फ्यूचर में आने वाला काम है हमारा कि हम सिर्फ प्रोडक्शन ही तक नहीं सीमित रह सकते। हमने क्या है, ऐसे लेवल्स भी देखने हैं कि भाई हमें क्या हो, हमारी लाइफ को आसान भी बनाया जा सके। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हम 2 एरियाज पढ़ेंगे अब कि हमने कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस अप्लाई की हैं बायोटेक्नोलॉजी की। तो फायदा हमने देखा है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने किया था रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स। हमने केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर नहीं करना है, हमें इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर अपनाना है। तो हमने तो सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट यू विल स्टडी इन डिटेल इन द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। तो सबसे पहली जो बात करें हम, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट है जिससे हमारी क्या है, पेस्टिसाइड्स की यूज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
ठीक है। तो एक बैक्टीरिया हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ये बैक्टीरिया क्या है, इसके पास डिजीज कॉजिंग एफिशिएंसी होती है जो क्राउन बॉल सिंथेसिस कर देता है जहाँ पर भी प्लांट में। तो इसकी ये जो एफिशिएंसी है कि हम प्लांट में इंसर्ट हो जाता है, तो इस बैक्टीरिया को हम एज ए वेक्टर भी यूज करते हैं बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से। तो इसके पास एक ऐसी जीन होती है जो टॉक्सिन कॉज करती है ना। बीटी टॉक्सिन जीन हैव बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड एक्सप्रेस इन द प्लांट टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट विदाउट द नीड ऑफ द इंसेक्टिसाइड। अब मान लो हमारे प्लांट्स है, आपने देखा होगा हमारी खेती है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, आर्थ्रोपोडा से हमारी जो खेती है खराब हो जाती है। हमने देखा होगा कि कहीं पर छेद हो गए हैं पत्तों में, या आपका जो फ्रूट बनने लगा है वो सूख गया है। तो ये क्या है, इंसेक्ट अटैक्स होते हैं, इंसेक्ट ने हमारे प्लांट को खा लिया है। तो उससे बचने के लिए हम या तो क्या छिड़केंगे, दवाई छिड़केंगे, लेकिन वो तो क्या है, केमिकल बेस्ड है। तो इंसेक्टिसाइड का यूज हमने कम करना है, तो हम क्या अप्लाई करें, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं। तो एक बैक्टीरिया देखा गया बच्चे, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। इस बैक्टीरिया के पास एक एफिशिएंसी है कि ये जितने भी इंसेक्ट हैं आपके, जैसे वो लेप्टोपिटेरा को बिलोंग करता हो, जैसे टोबैको बड वर्म हो गया, आर्मी वर्म हो गया, कॉलीपिटेरा, ये सारी क्या हैं, इंसेक्ट की क्लासेस हैं। बीटल्स हो गई, फ्लाइज हो गई, मॉस्किटो हो गई, इनको किल कर सकता है ये बैक्टीरिया, इनके पास किल करने की एफिशिएंसी है। तो जितनी भी इंसेक्ट है आपका, उसकी अलग अलग क्लासेस हैं। जैसे डायपिटेरा में कौन आते हैं, फ्लाइज आती हैं आपकी, मॉस्किटोज आती हैं, जबकि कॉलीपिटेरा में क्या आते हैं, बीटल्स आते हैं। तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के पास एक हम कहें जीन प्रेजेंट है जो क्या कर देगा, इंसेक्ट को किल कर देगा। उस जीन को हम क्या बोलते हैं, क्राई जीन बोलते हैं हम। तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस क्या करता है, प्रोटीन बनाता है अपने अंदर, फॉर्म में प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। ठीक है, ये जो प्रोटीन बनता है इसके पास इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी है। इंसेक्टिसाइडल मतलब इंसेक्ट को किल करने की प्रॉपर्टी है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की जीन है, हम इसको आइसोलेट कर ले, है ना, अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग को अप्लाई करके हमने उस जीन को आइसोलेट कर लें और हम क्या करें, प्लांट में इंसर्ट करा दें, है ना, क्योंकि हमने प्लांट को क्या बनाना है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाना है। हमारा मकसद क्या है कि प्लांट के पास खुद ही प्रॉपर्टी हो जाए कि इंसेक्ट कोई भी उसके ऊपर बैठ ना पाए, अगर बैठ जाए तो वो इंसेक्ट क्या हो जाए, किल हो जाए। तो हमें बिना केमिकल यूज करे हमने प्लांट में ही डिफेंस बना देना है अगेंस्ट द इंसेक्ट। वो हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की जीन को निकाल लें और प्लांट के अंदर इंसेक्ट कर दें। किसी भी जीन को निकालना और किसी और होस्ट में डालना ही क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। तो ये प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं बच्चे, देखो हम कैसे करेंगे। मान लो ये मेरा बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस था, मैंने उसका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कराया और मेरी वो जीन, क्राई जीन बोलते हैं हम उसको, या डेल्टा एंडोटॉक्सिन जीन को मैंने बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से आइसोलेट कर लिया। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप था जो आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर जीन। फिर मैंने उसी जीन को किसमें क्या है, एक वेक्टर में ट्रांसफर कर दिया। मैंने क्या बना लिया, रिकम्बिनेंट वेक्टर बना लिया। अब इस वेक्टर को मैं क्या कर दूं, प्लांट में इंसर्ट करा दूं, है ना। तो ये क्राई जीन क्या है, प्लांट सेल में चलेगी और प्लांट सेल में जाकर क्या हो जाएगी, एक्सप्रेस हो जाएगी, है ना। तो ये क्राई जीन जब प्लांट में एक्सप्रेस हो रही है तो वहां पर जाकर क्या सिंथेसाइज कर रही है, एंडोटॉक्सिन प्रोटीन, है ना। एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बन गया। ठीक है, लेकिन ये प्रोटीन किस फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। कैसे रहता है, इनएक्टिव मतलब अभी ये काम नहीं कर सकता। तो प्लांट के पास एंडोटॉक्सिन प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई है। कैसे, क्योंकि हमने उसके लिए उसके अंदर जीन डाल दी है बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जैसे ही अब प्लांट के ऊपर बच्चे इंसेक्ट आकर बैठेगा तो क्या होगा,
प्लांट जैसे ही इंसेक्ट आया तो प्लांट से स्क्वीज करेगा वो लिक्विड, तो इंसेक्ट के अंदर क्या चला जाएगा, इनएक्टिव प्रोटीन चली जाएगी। जैसे ही इनएक्टिव प्रोटीन इनहेल करता है इंसेक्ट और वो उसके पेट तक पहुंचता है, पेट का जो पीएच है बच्चे वो एल्कलाइन होता है। उसका गट में जो पीएच है इंसेक्ट के वो क्या है, एल्कलाइन। एल्कलाइन कंडीशन में ये जो इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन प्रोटीन है ये किस में बदल जाएगी, एक्टिव एंडोटॉक्सिन में एक्टिव हो गई। ये एक्टिव प्रोटीन कहाँ जाकर एक्टिव हुई है बच्चे, जब इंसेक्ट प्लांट के ऊपर बैठा, मतलब जब वो प्रोटीन इंसेक्ट के अंदर चली गई। तो जैसे ही पीएच कंडीशन चेंज होने की वजह से प्रोटीन एक्टिव हो गई, तो वो प्रोटीन जो गट है उसका जो वॉल है उसमें क्या है, छेद कर देगी। छेद करने से सेल की क्या हो जाएगी, लाइसिस, सेल क्या हो जाएगा, फट जाएगा और इंसेक्ट क्या है, किल हो जाएगा और हमारा प्लांट क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया। तो आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्लांट को ही क्या दे दी, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी दे दी। इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी ही हमने प्लांट को प्रोवाइड करा दी। ठीक है, तो ये ऐसे हम एंडोटॉक्सिन या हम कहें इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो बहुत तरह के हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट सिंथेसाइज कर लिए हैं। बीटी कॉटन बना लिया हमने, कॉर्न बना लिया, बीटी राइस, टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन। लेकिन अब एक क्वेश्चन उठता है बच्चे कि जब बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के पास इंसेक्ट को किल करने की प्रॉपर्टी है, मतलब ऐसी जीन, ऐसी प्रोटीन वो बना रहा है जो इंसेक्ट को किल कर देता है, लेकिन खुद वो बचा हुआ है, तो हाउ बैक्टीरिया इज प्रोटेक्टेड, बैक्टीरिया कैसे प्रोटेक्ट रह रहा है उस क्राई प्रोटीन से। प्रोटीन का नाम क्या है, क्राई प्रोटीन। तो क्या बात है कि ये जो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है, ये जो प्रोटीन बनाता है, टॉक्सिन प्रोटीन बनाता है, ये इनएक्टिव स्टेज में बनाता है। उस इनएक्टिव प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉक्सिन। तो बैक्टीरिया के अंदर भी और जब हम उस जीन को प्लांट में सिंथेसाइज करेंगे, दोनों के अंदर वो प्रोटीन किस फॉर्म में बनती है बच्चे, इनएक्टिव फॉर्म में बनती है, प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में बनती है। तो वो काम करने लायक नहीं है। वो काम ही कब करेगी, जब इंसेक्ट उसको इंजेस्ट करेगा और उसके गट की कंडीशन कैसी मिलेगी, प्रोटॉक्सिन को एल्कलाइन मिलेगी, तभी वो प्रोटीन क्या होएगी, एक्टिव होएगी। तो हम कहें प्लांट, कई बार क्वेश्चन आता है हाउ द प्लांट एंड बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस इटसेल्फ गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द क्राई प्रोटीन। क्यों, क्या लिखेंगे हम, क्राई प्रोटीन इज ऑलवेज सिंथेसाइज इन एन इनएक्टिव फॉर्म दैट इज कॉल्ड प्रोटॉक्सिन. Protoxin is activated only in the alkaline pH of the gut of the insect. इंसेक्ट के गट की पीएच कंडीशन में ही वो एक्टिव होगा, उससे पहले वो एक्टिव नहीं होगा. एक्टिव होते ही वो क्या करेगा, गट की वॉल्स में पोर कर देगा, सेल की लाइसिस हो जाएगी और इंसेक्ट क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा. ठीक है. तो अब ये जो क्रायोजीन है बच्चे, ये एक ही तरह की क्रायोजीन नहीं है, लेकिन इट इज हाईली स्पेसिफिक टू द इंसेक्ट ग्रुप. कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या हर तरह के पेस्ट को कंट्रोल कर सकता है बीटी टॉक्सिन? नहीं, वो सिर्फ इंसेक्ट फैमिली के ही से ही हमें प्रोटेक्ट कराएगा हमारे प्लांट को. तो क्राई जो जीन है वो एक ही जीन नहीं है, 1000 ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑफ द क्राई. जैसे हम बात करें क्राई 1AC, ये एक जीन का नाम है. क्राई 1,2AB ये किसको कंट्रोल कर रहा है, कॉटन को कंट्रोल कर रहा है फ्रॉम दी बोल वॉर्म, जिससे क्या है गोले गोले बनकर क्या है रुई बिल्कुल खत्म हो जाती है. तो ऐसे इंसेक्ट को से बचने के लिए हमने कॉटन के अंदर क्या है, ये दोनों जीन्स डाल दी. तो ये जो दोनों जीन डालने से क्या होगा, इनकी प्रोटीन बनेगी, लेकिन वो प्रोटीन इनएक्टिव स्टेज में बनेंगी. जैसे ही ये बोल वॉर्म कॉटन प्लांट पे आकर बैठेगा, उसके अंदर वो प्रोटॉक्सिन चली जाएगी और वो एक्टिव हो जाएगी और फिर वो क्या करेगा, इंसेक्ट को
किल कर देगा, बोलवॉर्म को किल कर देगा। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरी जीन होती है Cry1AB जो किसको कंट्रोल करती है, कॉर्न बोरर्स में, मतलब जो आपकी मक्की है उसके अंदर छेद करने वाले इंसेक्ट से बचाती है। कौन सी जीन, Cry1AB। तो आपको बच्चे ये जीन के नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है, नेम द क्राई जीन दैट कोड फॉर ए प्रोटीन कंट्रोल द कॉटन फ्रॉम द बोलवर्म या कंट्रोल द कॉर्न फ्रॉम द कॉर्न बोरर्स। तो आपको वहां पर जीन्स के नाम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहली एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी की एज एन इंसेक्टिसाइडल, कि हम इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स बना रहे हैं जिससे क्या होगा, हमें इंसेक्टिसाइड्स का यूज मिनिमम या नहीं भी करना पड़े। ठीक है, तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया है जिसके पास ऐसी जीन्स प्रेजेंट है जो स्पेसिफिक एक्ट होती है किस पे, इंसेक्ट के ऊपर, और उनको किल कर देती है। तो वो जीन क्या कहलाती है, क्राई जीन। वो जीन क्या सिंथेसाइज करती है, क्राई प्रोटीन सिंथेसाइज करती है। वो क्राई प्रोटीन बैक्टीरिया में या हम कहें प्लांट के अंदर हमेशा इनएक्टिव स्टेज में ही सिंथेसाइज होती है। जब वो इंसेक्ट के अंदर जाती है तभी वो एक्टिव हो जाएगी और इंसेक्ट को किल कर देगी। इस तरीके से हमारी क्राई जीन एक्शन कॉज करती है। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी की इन एग्रीकल्चर। थैंक यू।